हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। और सब बताइए, कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? मस्त चल रहा है ना? मन लगाकर पढ़ाई करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। समय बहुत ही कम बचा है और समय को ध्यान में रखकर अपने पढ़ाई को जबरदस्त बनाना है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिवीजन करना है ना? समय को यूं ही गंवाना नहीं है और समय का पालन करना है। तो आज मैं मनीष गुप्ता इस वीए कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर समय को देखते हुए, समय के अनुसार ही इस वीए कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 5 का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव आज आपका भाई एक नए अंदाज में, नए तरीके से कराने वाला है। और ये सब्जेक्टिव आपके एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं एक नए तरीके से, नए अंदाज में। थाम लीजिए अपने दिल को, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का क्लास काफी मस्त होने वाला है। आप देख रहे हैं विज्ञान, यहां पे विज्ञान नोट्स क्लास 10th चैप्टर 13 एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 13 है और आपके भारतीय भवन के हिसाब से ये चैप्टर 5 है ना? और एनसीईआरटी के हिसाब से 13 है और भारतीय भवन के हिसाब से चैप्टर 5 है। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ये है चुंबक, है ना? तो हम शुरू करेंगे पार्ट 5 को अच्छे ढंग से, ठीक है? शेयर करना नहीं भूलिए। तो आइए, पहला टॉपिक ही हमारा हो जाता है चुंबक, ठीक है? पहला टॉपिक है हमारा चुंबक। चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा की बनी वस्तुएं एवं अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। उसे हम चुंबक कहते हैं। यानी कि चुंबक उन्हीं वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है जो वस्तुएं लौह युक्त होती हैं, है ना? उन्हीं वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आप प्यार से बोल सकते हैं कि चुंबक क्या है ना? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लौह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों करता है ना? चुंबक आकर्षण भी करता है और प्रतिकर्षण भी करता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है? चलिए, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? और इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। सजातीय चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात को याद रखना है। तो आपने जाना कि चुंबक क्या है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लौह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है? सजातीय चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है? वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक
आकर्षित करता है यानी कि खींचता है, अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है ना। चुंबकीय पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करता है? आकर्षित करता है। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करता है? आकर्षित करता है, अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करता है? आकर्षित करता है। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करता है? आकर्षित करता है। और इतना ही नहीं, जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप देख सकते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकेल और अन्य कुछ मिश्र धातु चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या है? अब आप तो जान ही गए होंगे कि वैसा पदार्थ जो कृत्रिम चुंबक बनाने में सहायक होते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है, अन्य कुछ मिश्र धातु भी चुंबकीय पदार्थ है। इन सारे पदार्थों से जिस चुंबक को बनाया जाता है उस चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आप भी चुंबक को बना सकते हो। वो कैसे? तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल को मिश्रण करके हम आसानी से कौन सा चुंबक बना सकते हैं? कृत्रिम चुंबक, है ना। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक लोहा, कोबाल्ट और निकेल का बना होता है ना। और प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो अक्सर काफी जब चट्टानें पुरानी हो जाती है तो उनके फलस्वरूप जो चुंबक बनता है वो प्राकृतिक चुंबक होता है। सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक का ही खोज हुआ था, इस बात को याद रखना है। उसके बाद कृत्रिम चुंबक बनाए जाने लगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये टॉपिक पक्का समझ में आया होगा। आप देख लिए कि चुंबक क्या है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आसानी से आकर्षित करता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, हाँ, चुंबकीय पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जो कृत्रिम चुंबक बनाने में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। या फिर वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कृत्रिम चुंबक बनाने में किन किन पदार्थों का इस्तेमाल होता है? तो कृत्रिम चुंबक बनाने में लोहा, निकेल, कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है या अन्य मिश्र धातुओं का। चलिए अगला टॉपिक आपका होगा अचुंबकीय पदार्थ। क्या? अचुंबकीय पदार्थ। यहाँ पे अचुंबकीय पदार्थ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलना है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। अचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जिन पदार्थों को चुंबक आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं। अचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच अचुंबकीय पदार्थ है, कागज अचुंबकीय पदार्थ है, प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ है, पीतल अचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि इन सारे पदार्थों को चुंबक आकर्षित नहीं करता है, इसलिए ये किसके श्रेणी में आते हैं? अचुंबकीय पदार्थ के श्रेणी में आते हैं। अब आप प्यार से इन सारे टॉपिक को बोल सकते हो, चुंबक क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या है, अचुंबकीय पदार्थ क्या है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक पक्का समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप देख सकते हैं अगला टॉपिक आपके बीच मौजूद है, सभी बच्चे देखेंगे। 1820 में ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, जैसे मेरे पास एक चालक है ना, ये क्या है? चालक है। महान भौतिक वैज्ञानिक ऑस्टेड साहब ने बताया 1820 में कि जब हम किसी चालक पदार्थ से धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम जिसका खोज किसने किया? ऑस्टेड ने किया था। देखिए
कैसे आपको पता लगेगा, जैसे ये कवर इस पर लगा है तो इस कवर को आप हटा दीजिएगा। याद रहे कि आपके हाथ से संपर्क ना हो कवर हटाते हुए तार, ठीक है, धारा प्रवाहित करते समय आप इन कवर को क्या कीजिए, हटा दीजिए और किसी ऐसे पदार्थ से इसको बांधिए जिसमें धारा का प्रवाह न हो, ठीक है। बांध करके और एक सिरे को और दूसरे सिरे को, दोनों सिरे को ऐसे पदार्थों से बांधिए जिससे धारा का प्रवाह न होता हो और फिर इसमें किसी बाहरी उपकरण के माध्यम से इसमें धारा प्रवाहित कीजिए और इसके पास ना लोहे के चूड़ को हाथ पर रख के नहीं, कागज पर रख के, कागज के दोनों सिरों को हाथ से पकड़ के और इसके समीप लाइए। आप देखेंगे कि लोहे का चूड़ जो है तार के बिल्कुल समीप सटते जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कि सन 1820 में ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। आशा करता हूं ये टॉपिक भी आप लोगों को पक्का समझ में आया होगा। अब चलिए टॉपिक बनता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दाएं हाथ का नियम, है ना। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम यानी दाएं हाथ का नियम, इसे अंगूठा का नियम भी कहा जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, अंगूठा का नियम, मैक्सवेल का अंगूठे का नियम या दक्षिण हस्त नियम, ठीक है, ध्यान देना। ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के दृष्टि से काफी अति उत्तम है ना, मतलब एग्जाम के व्यू से काफी मस्त है, जबरदस्त है ना। चलिए ध्यान देना है, दक्षिण हस्त नियम, किसका दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का, ध्यान देना है। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी, कुछ ऐसे। मैक्सवेल साहब ने क्या किया, एक धारावाही चालक तार लिया और अपने हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा किसकी दिशा बताई, धारा की दिशा, और हाथ की अन्य जो उंगलियां हैं ये किसकी दिशा बताई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई, है ना। याद रहे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम में हम किसी चालक तार को, धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा और हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। आपके एग्जाम पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में हाथ की जो अन्य अंगुलियां होती हैं ये किसकी दिशा बताती है, आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को इन्होंने क्या किया था, एक धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा धारा की दिशा बताई और हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई, ठीक है। आपके एग्जाम पेपर में 2 नंबर में प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब ध्यान देना है, अगला टॉपिक आपके बीच है विद्युत चुंबक। क्या है, विद्युत चुंबक। यहाँ पे विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक रहता है जितना समय तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है, देखिए विद्युत चुंबक, देखिए जैसे मान लो कि हमें विद्युत चुंबक बनाना है, ठीक है। तो एक नरम लोहा लेंगे और नरम लोहे पर किसका तार लपेटेंगे, तांबे का तार लपेटेंगे। नरम लोहा पर किसका तार लपेटते हैं, तांबे का तार, तो बनता है परिनालिका। क्या बनता है, परिनालिका। क्या बनता है, परिनालिका। नरम लोहे पर आप लपेटिए किसका तार, तांबे का तार, है ना। तांबे का तार लपेट दिए, है ना। तांबे के तार लपेटने के बाद इसमें आप धारा प्रवाहित कीजिए तो ये बन जाएगा विद्युत चुंबक। ये क्या बन जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा, ये विद्युत चुंबक बन जाएगा, है ना। और ये तब तक विद्युत चुंबक की भांति कार्य करेगा जब तक इसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि विद्युत चुंबक क्या है। तो अब आप बता सकते हो कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है
जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक विद्यमान रहता है। विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक विद्यमान रहता है जितना समय तक चुंबक में धारा प्रवाहित होती है, यानी परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है ना। तो अब आप बता सकते हो कि विद्युत चुंबक क्या है। तो विद्युत चुंबक पहले तो ये पता करना होगा कि विद्युत चुंबक बनता किससे है ना। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आप एक नरम लोहा ले लीजिए, उस पर किस चीज का तार लपेट दीजिए, तांबे का तार लपेट दीजिए। तांबे के तार लपेटने के बाद उस पर धारा प्रवाहित कीजिए तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, और वो तब तक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा जब तक उसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। अब देखिए, चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। एग्जाम पेपर में प्रश्न आता है ना। चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। आपके पेपर में इस प्रश्न को पूछा जाएगा बड़ी ही मस्त जबरदस्त ढंग से। कैसे? चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला बात, परिनालिका के फेरों की संख्या पर। परिनालिका के फेरों की संख्या पर जितना ही तारों की संख्या अधिक होगी, जितना ही तारों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, है ना। जितना ही तारों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, उतना ही ज्यादा चुंबकत्व उत्पन्न होगा। तो परिनालिका के फेरों की संख्या पर चुंबक के चुंबकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबक का चुंबकत्व निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, विद्युत धारा के परिणाम पर, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, है ना। तो चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है। चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, परिनालिका के फेरों की संख्या पर। परिनालिका पर जितने भी तारों की फेरों की संख्या अधिक होगी उतना ही चुंबकत्व अधिक होगा। विद्युत धारा का परिमाण पर, परिणाम जितना ही विद्युत धारा का प्रवाह जितना ही अधिक होगा उसका परिणाम उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, अब ये देखा जाएगा कि क्रोड किस प्रकार का है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। तो 3 टॉपिक हुए। चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, विद्युत धारा के परिणाम पर, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है। अब देखिए, नरम लोहे का उपयोग विद्युत चुंबक तथा इस्पात का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। ये वाला टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव के लिए नरम लोहे का उपयोग विद्युत चुंबक, नरम लोहे का उपयोग किसके लिए, विद्युत चुंबक के लिए, और इस्पात का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो आपसे पूछा जाए कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग होता है, और स्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का, इस्पात यानी स्टील, इस्पात यानी स्टील, है ना। स्थायी चुंबक बनाने में स्टील यानी इस्पात का उपयोग, और विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का उपयोग होता है। याद रखना है। ठीक है। आप लोगों को इस टॉपिक को एकदम मन में बैठा करके रखना है कि नरम लोहे का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में और इस्पात का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में। चलिए, अब अगला टॉपिक आता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। सभी बच्चे ध्यान देंगे टॉपिक पर। आपके बीच जो टॉपिक है ये है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यहाँ पे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ध्यान देना है सभी बच्चों को। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को, है ना, ध्यान देना है। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, वाम हस्त यानी बायां हाथ, ठीक है। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी, ये मध्यमा, ये तर्जनी तथा अंगूठा परस्पर लंबवत फैलाएं। परस्पर क्या फैलाएं? लंबवत फैलाते हैं, लंबवत फैलाते हैं। अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां परस्पर क्या करते हैं? लंबवत फैलाते हैं, लंबवत फैलाते हैं। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो तर्जनी है वो किसकी दिशा देती है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, और अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। देखिए, फ्लेमिंग के
बाएं हाथ के नियम में क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ध्यान दीजिएगा। इसको अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, फ्लेमिंग साहब ने अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां को, तर्जनी को, माध्यमा को, अंगूठा को इस प्रकार फैलाया कि वो लंबवत थे, है ना, जिसमें तर्जनी जो था वो धारा की दिशा बताया। तर्जनी किसकी दिशा बताया? धारा की दिशा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सॉरी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। फिर से समझ लीजिए प्यार से एक बार, घबराना नहीं है, मन लगा के पढ़ाई करना। देखिए, फ्लेमिंग साहब ने अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, तर्जनी, माध्यमा, अंगूठा इस प्रकार फैलाया कि वे लंबवत थे। तो उन्होंने देखा कि तर्जनी जो है वो बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और माध्यमा धारा की दिशा, और अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। आपसे ये प्रश्न एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को बताता है? बताइए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी होता है वो बताता है, आपका जो तर्जनी होता है वो बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा होता है वो क्या बताता है? धारा की दिशा, और अंगूठा बताइए, अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, बाएं हाथ के नियम में मध्यमा किसकी दिशा बताता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को व्यक्त करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अंगूठा किसकी दिशा को बताता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे देखना है, आपके बीच टॉपिक है, सॉरी, विद्युत मीटर। यहाँ पे विद्युत मीटर देखिए, विद्युत मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर आप देखे होंगे लोग। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है ना। अब आपको ना इसके जो संरचना है उसको बनाने की बारी आती है। तो यहाँ पे मैं ना आप लोगों के लिए सिर्फ लिख कर लाया हूँ, आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और याद कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पे। और इसके अलावा उसमें का कुछ बचा हुआ भाग इधर है, यहाँ पे, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हाँ, ये सारी बातें इससे बनाने की प्रक्रिया से रिलेटेड है ना। ये एग्जाम पेपर में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है, और आराम से लिख करके याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे अगले टॉपिक को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत मोटर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में एकदम खतरनाक ढंग से पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरे के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब किसी चालक को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? रखते हैं। यहाँ पे जब हम किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? रखते हैं। जब हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं? रखते हैं, तो चालक के सिरे पर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जैसे ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में आप किसको रखे? किसी चालक को रख दिए। इस चुंबकीय क्षेत्र में आपने किसको रखा? किसी चालक पदार्थ को आपने रख दिया, है ना। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पदार्थ को क्या करते हैं? रखते हैं, तो इस पर एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। और इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पदार्थ को रखते हैं, जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पदार्थ को रखते हैं, तो इस चालक पदार्थ पर एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, याद रहे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत फैराडे ने दिया था।
एग्जाम पेपर में पूछा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे साहब ने किया था। हाँ, माइकल फैराडे, ट्रिक है मार के फाड़ दे, माइकल फैराडे। हाँ, माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने, है ना। उन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पदार्थ को रखते हैं तो उस चालक पदार्थ पर एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है जिसे विद्युतवाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका खोज किसने किया? इस सिद्धांत को किसने दिया? फैराडे साहब ने। अब देखो अगला टॉपिक आता है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 मिनट, ये हो गया विद्युत जनरेटर। जनित्र को जनरेटर कहते हैं। जनरेटर इंग्लिश शब्द है और इंग्लिश का हिंदी है जनित्र, है ना। जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहते हैं, है ना, विद्युत जनित्र। एक था विद्युत मोटर। अभी समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा लोग, आपके पेपर में प्रश्न आता है विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर। ध्यान दीजिए, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत को ग्रहण करता है और किस में बदलता है? यांत्रिक में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर विद्युत को ग्रहण करता है और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और जनित्र क्या होता है? जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को लेता है और उसके बाद करंट फेंकता है ना। तो जनरेटर साहब को अपने बल के द्वारा खूब उसको क्या किया जाता है? चलाया जाता है, और चलाने के बाद वो भाई साहब करंट को फेंकते हैं। तो इससे ये पता चलता है, और विद्युत मोटर साहब को क्या किया जाता है? आराम से गए प्लग टिप दिए, टिपने के बाद क्या हुआ? उसको वो स्टार्ट हो गया। हाँ, उसके बाद पानी फेंकने लगा। हाँ, यानी कि विद्युत प्रवाहित होने से यांत्रिक उत्पन्न हुआ, और इसमें यांत्रिक देने से विद्युत उत्पन्न होता है ना। तो अब आप बोल सकते हो कि विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को पक्का समझ में आया ही होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान देना है। दिष्ट धारा, जब किसी धारा का मान तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा का मान समय के साथ नियत बना रहता है तथा दिशा भी समान रहती है ना। देखिए, करंट दो प्रकार का होता है, एसी करंट और डीसी करंट, है ना। मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, है ना। How many type of current? There are 2 type of current, AC current and DC current. Yes, मतलब alternating current and direct current. Done. अब दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी। दिष्ट धारा को हम लोग क्या कहते हैं संक्षेप में? डीसी। कैसे बोलते हैं? दिष्ट धारा जिसे संक्षेप में डीसी के नाम से जाना जाता है, यह ऐसी धारा है, दिष्ट धारा एक ऐसी धारा है जो अपनी मान, जिसकी धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है ना, एक नियत बना रहता है, लगातार प्रवाहित होते रहता है। वो धारा कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा। हमारे यहाँ दिष्ट धारा का इस्तेमाल हम लोगों के यहाँ नहीं होता है। कभी कभार जैसे शादी विवाह हो गया तो जनरेटर जो चलता है, बैटरी से दिष्ट धारा उत्पन्न होती है ना। और जनरेटर हो गया, उससे दिष्ट धारा उत्पन्न होती है ना। तो इस्तेमाल होता है ना। तो दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा वैसी धारा है जिसे संक्षेप में डीसी कहते हैं, और ये एक ऐसी धारा है जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। मतलब उसमें नहीं उसकी दिशा परिवर्तित होती है और नहीं धारा का मान ही बदल पाता है। जितना बह रहा है अब वो लगातार क्या होता रहेगा? धारा का प्रवाह होता रहेगा, उससे किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। हाँ, तो जब किसी वैसी धारा जिसमें ना ही धारा का मान बदलता है और न ही दिशा का मान बदलता है, ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। और दिष्ट धारा का मान समय के साथ नियत बना रहता है
और दिशा भी इसमें क्या होती है, समान होती है ना। और प्रतिवर्ती धारा को संक्षेप में एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। प्रतिवर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है ना। इसकी आकृति कुछ ऐसा होता है, सीधा, और इसकी आकृति परिवर्तित होती रहती है ना। तो प्रतिवर्ती धारा जिसे संक्षेप में क्या कहते हैं, एसी। क्या कहते हैं बच्चों, एसी। प्रतिवर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा क्या करती रहती है, बदलती रहती है। धारा की मान भी इसमें क्या होता रहता है, बदलते रहता है। हम लोग के घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की धारा प्रवाहित होती है ना। प्रतिवर्ती धारा हम लोग के घरों में इस्तेमाल होता है ना। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रतिवर्ती धारा हमारे घरों में प्रवाहित होती है। एक बार में जो करंट होता है 50 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करता है, इसीलिए उसे 50 हर्ट्ज कहा गया है। ठीक है, हमारे घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की धारा प्रवाहित होती है ना। तो प्रतिवर्ती धारा क्या है, प्रतिवर्ती धारा जिसे संक्षेप में एसी के नाम से जाना जाता है, यह एक ऐसी धारा है जिसमें धारा का मान एवं दिशा समय के अनुसार क्या होता है, बदलता है, उसे हम प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। हमारे घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है हाँ। और दिष्ट धारा में समय के अनुसार धारा और दिशा में बदलाव नहीं होता है, वो नियत रहता है, उसकी दिशा भी निश्चित होती है, तो दिष्ट धारा कहलाती है। और प्रतिवर्ती धारा में समय के अनुसार धारा का मान भी बदलता है और दिशा में भी बदलाव होता है, इसी को हम प्रतिवर्ती धारा कहते हैं है ना। ये अल्टरनेटिंग करंट है। कौन करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की धारा प्रवाहित होती है। चलिए अगला टॉपिक है अतिभारण, ओवरलोडिंग। अतिभारण को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओवरलोडिंग। अतिभारण को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। ओवरलोड हो गया है देखिए, जब किसी परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, ध्यान से सुनना है, जब किसी परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो इसका कारण हो सकता है कि एक ही सर्किट से कई युक्तियां संयोजित किया गया हो है ना। तो इसको उस परिपथ में अतिभारण कहते हैं। अतिभारण की स्थिति में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत उपकरण अत्यधिक गर्म होकर जल सकता है ना। तो अतिभारण क्या है, ओवरलोडिंग क्या है। ओवरलोडिंग क्या है, जब एक ही परिपथ से कई प्रकार के उपकरण क्या हो, जुड़े हुए हो है ना। जब एक ही सर्किट से सॉकेट यानी कि एक ही परिपथ से जब अनेक प्रकार के युक्तियां जुड़ी हुई हो, हाँ अनेक प्रकार की युक्तियां क्या हुई हो, जुड़ी हुई हो, तो इसमें धारा का प्रवाह लगातार होता है। उसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, लगातार होता है हाँ, जिससे ओवरलोड हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अतिभारण। क्या कहते हैं, अतिभारण। यानी कि अब आप बोल सकते हो, जब किसी परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो इसका कारण हो सकता है कि एक ही सर्किट से कई युक्तियों को संयोजित किया गया होता है। इसको उस परिपथ में अतिभारण कहते हैं है ना। जब एक ही परिपथ से अनेक युक्तियां क्या हुई हो, जुड़ी हुई हो। जब एक ही परिपथ से अनेक युक्तियां क्या हुई हो, जुड़ी हुई हो, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अतिभारण। और अतिभारण की स्थिति में अत्यधिक धारा प्रवाह होने से सर्किट क्या हो सकता है, जल सकता है ना। अत्यधिक गर्म होकर क्या हो सकता है, जल सकता है। इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। अब आप ही बताइए ना, एक ही भाग से माने एक ही परिपथ हो गया और एक ही परिपथ से अनेक युक्तियों को आप जोड़ दीजिए तो वो ओवरलोड नहीं हो जाएगा। और ओवरलोड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जलेगा ही जलेगा। इसी को अतिभारण कहते हैं। लघुपथन, शॉर्ट सर्किटिंग, जब किसी कारण से फेज व न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाते हैं, फेज और न्यूट्रल आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, लघुपथन। माने एक तार दूसरा तार से क्या हो जाए, जब जुड़ जाए हाँ,
माने कहीं नहीं कहीं कहीं कटा हुआ तार नहीं होता है, वो तार जब एक दूसरे से क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो वो लघु पथन कहलाता है। लघु पथन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं और जल सकते हैं। तो अतिभारण लघु पथन आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। अतिभारण क्या है? जब एक ही परिपथ से, एक ही सॉकेट से अनेक युक्तियों को जोड़ा जाता है, हाँ, तो वो ओवरलोड हो जाता है ना, ओवरलोडिंग हो जाता है, यानी कि अतिभारण कहलाता है। और अतिभारण की स्थिति में ज्यादा धारा प्रवाहित होने से क्या होती है, सॉकेट गर्म होकर जल सकता है। और लघु पतन क्या होता है, जब फेज, मेन फेज और न्यूट्रल दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, संपर्कित हो जाते हैं, तो चिंगारियां निकलने लगती है, आग लग जाता है, परिपथ अपने आप सारा का सारा शॉर्ट मार देता है, जल जाता है, उसे लघु पतन कहते हैं, है ना। तो याद रहे अतिभारण और लघु पतन। फ्यूज, फ्यूज क्या है? फ्यूज, फ्यूज, फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है, ध्यान देना है, आपका टॉपिक है फ्यूज। क्या है? फ्यूज। फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज क्या है? फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है, फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ जो होते हैं उनकी प्रतिरोधकता बहुत क्या होती है, अधिक होती है, और उसका गलनांक बहुत क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक क्या होता है, कम, उसी को हम फ्यूज कहते हैं। अच्छा, फ्यूज लगाने से क्या होता है? फ्यूज लगाने से होता है ना कि परिपथ जलने से बच जाता है ना, परिपथ जलने से बच जाता है। तो फ्यूज क्या है? फ्यूज एक ऐसा तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का प्रतिरोधकता बहुत अधिक एवं गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फ्यूज का उपयोग क्या है? फ्यूज लगाने से जो हमारा परिपथ है वो जलने से क्या होता है जी, फ्यूज लगाने से हमारा परिपथ जो है जलने से बच जाता है। फ्यूज लगाने से हमारा जो परिपथ है वो जलने से क्या होता है जी, बच जाता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बात, विद्युत के उपयोग में सावधानियां। विद्युत के उपयोग में कौन सी आप सुन रहे हैं, सावधानियों को। चलिए, विद्युत के उपयोग में सावधानियां क्या क्या देखिए। स्विच, प्लग, सॉकेटों तथा जोड़ों पर सभी संबंधन अच्छी तरह कसे हुए होने चाहिए। आपके जब आप अपने घर में वायरिंग करा रहे हैं तो स्विच लगाइए, प्लग लगाइए, सॉकेट लगाइए, जोड़ों पर तार, जहां पे तार जोड़ा है वहां पे अच्छे क्वालिटी के टेप से उसको साट दीजिए, और प्रत्येक तार अच्छे क्वालिटी और उपयुक्त मोटाई का होना चाहिए। उत्तम किस्म के विद्युतरोधी पदार्थ का परत से ढका होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपके घर में किसी प्रकार का न ही विद्युत लघु पथन होगा और न ही अतिभारण होगा। जब उच्च क्वालिटी की तार होगी, मोटी तार होगी, तो किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होगा। परिपथ में लगे फ्यूज उपयुक्त क्षमता और पदार्थ के बने होने चाहिए। इंपॉर्टेंट यही है, फ्यूज ही है। परिपथ में लगा हुआ फ्यूज जो होना चाहिए उसकी प्रतिरोधकता अधिक होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। परिपथों में फ्यूज तथा स्विच को हमेशा विनिमय तार में श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। परिपथ में जो फ्यूज है, परिपथ में जो फ्यूज होता है उसको तथा स्विच को, फ्यूज और स्विच को हमेशा विनिमय तार से श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अल्टरनेटिंग करंट श्रेणी क्रम में ही बहता है, याद रहे। अल्टरनेटिंग करंट किस क्रम में बहता है? श्रेणी क्रम में, है ना। तो फ्यूज तथा स्विच को हमेशा विनिमय तार में श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। अधिक शक्ति के उपकरणों जैसे हीटर, इस्त्री, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि को भूतार से अवश्य ही संपर्कित करना चाहिए। भूतार क्या है? भूतार क्या है? देखिए, भूतार भू संपर्कन, पृथ्वी के कुछ भाग खोद करके विभिन्न उपकरणों से तारों को कनेक्ट किया जाता है और उस तार को पृथ्वी के अंदर ले जाकर के डाल दिया जाता है। जैसे समझिए, ये हीटर हो गया, ये इस्त्री हो गया, ये टोस्टर हो गया, ये रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना। तो इसके तार को और रेफ्रिजरेटर के, टेस्टर के तार को ले करके और एक जगह ले जा करके इसको, माने सटना नहीं चाहिए एक दूसरे में, ऐसे कवर चढ़ा होना चाहिए और ले जाकर के इसको भू संपर्कित कर देते हैं,
है ना, कनेक्ट करके भू संपर्कित कर देते हैं, ताकि जब भी इसमें धारा का प्रवाह अत्यधिक हो, हाँ, या फिर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो, तो इस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़े, सीधा जो धारा है कहाँ चला जाए, धरती के अंदर, है ना। तो आपने देखा स्विच, प्लग, सॉकेट और जोड़ों पर सभी संबंधन अच्छी तरह कैसे होना चाहिए, प्रत्येक तार अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, उनकी मोटाई होनी चाहिए, उत्तम किस्म के विद्युतरोधी पदार्थों से ढका होना चाहिए, परिपथ में लगा फ्यूज उपयुक्त क्षमता वाला और अच्छे पदार्थों का बना होना चाहिए, परिपथों में फ्यूज और स्विच को हमेशा विनिमय तार में श्रेणी क्रम में लगा होना चाहिए, अधिक शक्ति के उपकरणों जैसे हीटर, इस्त्री, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर को भूतार से अवश्य संपर्कित करना चाहिए। और देखो मानव शरीर विद्युत का अच्छा सुचालक है यहाँ पे, इसलिए यदि किसी विद्युत परिपथ में कहीं कोई मरम्मत करनी हो तो आपको विद्युतरोधी पदार्थ जैसे रबर के बने दस्तानों और जूतों का जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में भी काफी अत्यधिक मात्रा में धारा का प्रवाह हो जाता है, हाँ, जिससे हम लोग का देहांत भी हो जाता है। तो अगर आप वायरिंग का काम कर रहे हैं तो याद रहे कि रबर के बने दस्ताने और जूते का इस्तेमाल आप जरूर करें, ठीक है। आगे, परिपथ में आग लगने या किसी दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर दे, पानी ना फेंके, याद रहे। और या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति परिपथ से सट गया है तो उसको कुछ ऐसे पदार्थों से मारना चाहिए जिससे धारा का प्रवाह न हो, है ना, नहीं तो आप मारने गए तो पता चला आप भी जाके सट गए, हाँ, तो हो गया काम। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग को इसकी शिक्षा दी जा रही है कि अगर आप विद्युत संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो इन बातों को जरूर फॉलो करें, ठीक है। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं बैठ करके, ठीक है। तो इतना, बस ये टॉपिक इतना ही पर खत्म होता है, तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में, इसी तरीके से। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समय को बर्बाद न कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए तरीके से। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।